जय श्री राम सभी को। विराट अकल्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वतोभद्र चक्र के बारे में जानेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा सर्वतोभद्र चक्र के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसमें हम समझेंगे कि आखिर ये चक्र है क्या और ये क्यों इतना खास है। ज्योतिष में इतने सारे सिस्टम्स हैं। भृगु नाड़ी है, लाल किताब है, केपी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा तो क्या खास है सर्वतोभद्र चक्र में जो ये इन सभी सिस्टम का सार है, यानी एसेंस है। और सारे ही सिस्टम्स जो है वो इसमें समाहित है। मैंने बहुत सारे सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया है, सीखे हैं। लाल किताब हो गया, भृगु नाड़ी हो गया, फिर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मार्केट में चल रहा है वो हो गया। लेकिन जब मैंने ये सर्वतोभद्र चक्र सीखा तो मुझे ये आइडिया लगा कि ये जो सिस्टम है ना, वो सबका एसेंस है और सबसे श्रेष्ठ है। ये सिस्टम सबका एसेंस है और सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे ये रमण महर्षि की एक सैंपल कुंडली मैंने ली है। उनका ही ये सर्वतोभद्र चक्र मैंने लिया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें सारे नक्षत्र इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं ये सब नक्षत्र है जो इंक्लूडेड है, 28 नक्षत्र। फिर जितने भी अक्षर है, वर्ण अक्षर है, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। आप देखिए सभी राशियां इसमें इंक्लूडेड है। आप अंदर देख पाएंगे कि जैसे ये एक्वेरियस, कुंभ राशि, मीन, एरीज, टॉरस, सारी राशियां इंक्लूडेड है। इसमें तिथियां इंक्लूडेड है और वार इंक्लूडेड है। और जितनी भी ये क्रियाएं हैं, जैसे अह, ओ, औ, अम, ए, री, री, उ, ये सारी और भी क्रियाएं, सारी क्रियाएं इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ज्योतिष में अलग अलग सिस्टम जो अलग अलग विशेष चीजों पर ही काम करती है, वो जितनी भी विशेष चीजें हैं वो सब इंक्लूडेड है एक सर्वतोभद्र चक्र में। सर्वतोभद्र चक्र का सबसे ज्यादा वर्णन आपको आगम ग्रंथों में मिलेगा। जैसे ब्रह्म यामल तंत्र हो गया, उसमें मिलेगा। फिर रुद्र यामल में इसका वर्णन है। उसके अलावा एक बहुत ही महान ज्योतिषाचार्य नरपति जयाचार्य स्वरोदया, जिन्होंने ये लिखी है, नरपति जयाचार्य स्वरोदय, ये किताब का नाम है। ये नरपति आचार्य ने लिखी थी। इसमें उन्होंने सर्वतोभद्र चक्र को बहुत डिटेल में समझा है। इसके अलावा आपको सर्वतोभद्र चक्र का वर्णन विष्णु पुराण में मिलेगा, नारद पुराण में मिलेगा, अग्नि पुराण में मिलेगा, शिव पुराण में भी थोड़ा बहुत वर्णन इसका मिल जाता है। तो अलग अलग पुराणों में प्राप्त होता है, अलग अलग ज्योतिष ग्रंथों में प्राप्त है। इसका वर्णन आपको जो मंत्रेश्वर फल दीपिका है, जो मंत्रेश्वर जी ने लिखी है, जो ज्योतिष की एक बहुत महान पुस्तक मानी जाती है, उसमें भी मिलेगा। आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन मिल जाए। फिर भी मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि वो जितने भी किताबें हैं उसमें भी सर्वतोभद्र चक्र जो है वो पूरी तरह से समझाया नहीं गया है। उसका कारण ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो तंत्र में किया जाता है। तो जितने भी महान आगमिक शास्त्र यानी आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र के जो फॉलोअर्स है, उनके जो ट्रेडिशन है, उन ट्रेडिशनल गुरुओं को ही सर्वतोभद्र चक्र का जो हाईएस्ट एसेंस है, हाईएस्ट ज्ञान है, उनकी जानकारी है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए किताबें हैं कि कुछ कुछ किताबों में मिल जाता है। लेकिन उन किताबों में मैंने अभी जितनी भी किताबें ली, ब्रह्मयामल तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, फिर ये नरपति जयाचार्य स्वरोदय, फिर मंत्रेश्वर फल दीपिका, बहुत सारी किताबें और भी। इवन इसका वर्णन मुहूर्त चिंतामणि में भी। ये जितनी भी किताबें हैं ना, उसमें सिर्फ सर्वतोभद्र चक्र का सिर्फ 10% दिया गया है, सिर्फ 10%। क्योंकि इस सिस्टम को हमेशा गुप्त रखा जाता था। इस सिस्टम के बारे में जो वरामिहिर जी थे, आप लोग जानते ही होंगे, जो भी यहाँ पे ज्योतिष के विद्यार्थी है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वरामिहिर कौन थे। सबसे बड़े ज्योतिषियों में उनका एक नाम आता है कि ये बहुत बड़े ज्योतिषियों में से एक थे। तो वरामिहिर जो थे, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आज जो भी हमें प्राप्त होती है, वो मोस्टली वरामिहिर के जो ग्रंथ है, बृहद जातक वगैरह, उसमें से हमें प्राप्त होती है। तो वरामिहिर जी ने भी सर्वतोभद्र चक्र को बहुत डिटेल में समझाया है। उन्होंने सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर मुंडेन जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें हम पता लगाते हैं कि भाई भूकंप कब आएगा, कहाँ पे आएगा, बाढ़ कब आएगी, कहाँ पे आएगी, कौन से पोर्शन में आएगी, कौन से देश के कौन से भाग में आएगी, कौन से देश में के कौन से भाग में कितनी वर्षा होगी, कितनी नहीं होगी, कब क्या क्या होने वाला है। ये सारी जानकारी खास करके उन्होंने राजाओं के लिए बहुत लिखा था, क्योंकि वो राजगुरु थे वराहमिहिर जी। तो उन्होंने लिखा था कि राजा को कब लड़ाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, सर्वतोभद्र चक्र के आधार पे। कब लड़ाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब वो लड़ाई करेंगे तो उनको विजय प्राप्त होगी, कब करेंगे तो पराजय प्राप्त होगी।
ये सारी चीजें सर्वतोभद्र चक्र का यूज कर करके वराहमिहिर जी ने बहुत डिटेल में अपने समझाया है। लेकिन वराहमिहिर जी ने भी उतना ही ज्ञान लिखा है सर्वतोभद्र चक्र का, जिससे लोग ज्यादा नुकसान ना कर सके इस ज्ञान का, सिर्फ 10% से 15% तक का। क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र एक ऐसे सिस्टम है, जैसे मैंने बोला कि ये तंत्र में सबसे महान सिस्टम मानी जाती है ये। वैदिक ज्योतिष तो है ही, वैदिक ज्योतिष में तो ये है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो तांत्रिक है, योगिक तांत्रिक है, मतलब यहाँ पर तांत्रिक का मतलब कोई ब्लैक मैजिक करने वाले उन सब की बात नहीं कर रहा मैं दोनों तरह के तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ। चाहे कोई तांत्रिक तंत्र का अच्छा उपयोग कर रहा है या बुरा उपयोग कर रहा है, कोई योगी अपनी योग शक्ति का अच्छा उपयोग कर रहा है या बुरा उपयोग कर रहा है, वो उसके ऊपर है। लेकिन ये सिस्टम जो है, वो खास करके जो उन्नत किस्म के जो तांत्रिक और योगी है, वो सबसे ज्यादा इसे फॉलो करते हैं, और उन्होंने इसे सबसे डीप लेवल पे जाके समझा है और उसे गुप्त रखा है। तो आप कोई ऐसे गुरु के माध्यम से ही इसको डिटेल में सीख सकते हैं, जो गुरु खुद आगम ट्रेडिशन को फॉलो करता है, तांत्रिक ट्रेडिशन से जिसने दीक्षा ली है, और श्री कुल या काली कुल का बहुत उन्नत किस्म का साधक है, जिसने ये सारी विद्याएं सीखी। सिर्फ ऐसे गुरुओं को ही जो सर्वतोभद्र चक्र है उसका हाईएस्ट लेवल का नॉलेज है। किस्मत से मैंने भी उनमें से किसी एक गुरु के पास ये चीजें सीखा है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सर्वतोभद्र चक्र एक ऐसी चीज है जिसका कोई एंडिंग नहीं, कोई भी एंडिंग नहीं। देखिए, ये सारे अक्षर इसमें आप देख पा रहे होंगे। ये अक्षरों के आधार पे आप आजकल सबसे ज्यादा जो सर्वतोभद्र चक्र का यूज हो रहा है प्रेडिक्शंस का, वो शेयर मार्केट में हो रहा है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। सर्वतोभद्र चक्र को आजकल लोगों ने सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, शेयर मार्केट के लिए कब कौन सा जो प्रोडक्ट है या आइटम है उसकी प्राइस बढ़ेगी, कब किसकी कम होगी, इन सब चीजों को देखने के लिए ही आजकल सर्वतोभद्र चक्र का सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन मैं बता दूं, सर्वतोभद्र चक्र सिर्फ इन सब चीजों तक सीमित नहीं है। इससे आप अपनी लाइफ के हर एक चीज को टाइम कर सकते हो। आप एग्जैक्टली टाइम कर सकते हो कि किस महीने आपका एक्सीडेंट होगा, कौन से साल में किस महीने एक्सीडेंट होगा, कौन से साल में किस महीने आपकी मृत्यु होगी, कौन से महीने में, मतलब किस साल में कौन से महीने में एग्जैक्टली आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप प्रॉपर्टी लाभ करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके साथ जो कुछ भी होगा, वो सारी चीजें एग्जैक्ट आप सर्वतोभद्र चक्र की मदद से आप टाइम कर पाएंगे। तो इतनी सारी सिस्टम को सीखने के बाद पर्सनली मैं खुद भी मानता हूं, एक्सपीरियंशियली, कि सर्वतोभद्र चक्र जितना डिटेल में और एक्यूरेटली चीजों को टाइम कर सकता है ना, टाइमिंग दे सकता है कि इस टाइम पे ये होगा ही होगा, वैसी टाइमिंग कोई और सिस्टम नहीं दे पाता। वो साल बता देंगे, दूसरे सिस्टम में आपको साल पता चल जाएगी, इस साल में ये होगा वो होगा, लेकिन एग्जैक्टली किस महीने में होगा, किस हफ्ते में होगा, ये आपको अगर समझना है, सीखना है, जानना है, तो सर्वतोभद्र चक्र ही एक ऐसे सिस्टम है जो इसको प्रेडिक्ट कर सकती है। सर्वतोभद्र चक्र में बहुत कुछ है, मतलब आप ये देखो, जो नॉर्मल जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स है जो इसका उपयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको भी ये सारी चीजें नहीं पता है। वो सिर्फ इनका उपयोग बस ये जानने के लिए देखते हैं कि कौन से अक्षर पे किस ग्रह का वेदम है, तो उन अक्षर से जिन भी आइटम का नाम शुरू हो रहा होगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे। जैसे अभी राहु जो है वो सदभिषा में चल रहा है, ट्रांजिट का राहु, ये जो लाल कलर के जो ग्रह है ना, अंदर अंदर जो लिखे हैं, वो नेटल के ग्रह है, और जो ऊपर के ग्रह है वो है ट्रांजिट के ग्रह। रुके, मैं ट्रांजिट में चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स है उनकी पोजीशन दिखाई जाएगी। तो जैसे ये राहु, राहु सदभिषा नक्षत्र में ग धातु पे वेदम कर रहा है, ट धातु पे वेदम कर रहा है, स धातु पे कर रहा है, री धातु पे कर रहा है। अब ये सामान्य नियम है शेयर मार्केट वगैरह का, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, कि जब भी क्रूर ग्रह का वेदम किसी अक्षर पे होगा तो उस अक्षर वाली जो चीजें हैं उनकी प्राइस बढ़ेगी, और शुभ ग्रह का वेदम होगा तो उनकी प्राइस कम होगी। तो अभी राहु जब से सदभिषा में आए हैं तब से तेल, ट धातु से तेल होता है, ऑयल, उसके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर ग धातु से जितनी भी चीजें हैं, फिर स यानी सोना, ये सारी चीजों के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर यहीं पे अगर गुरु होता और गुरु का यहाँ पे वेदम होता, तो ये सब जितने भी अक्षर है जहां जहां वेदम होता, उन अक्षर वाले जो चीज है, प्रोडक्ट है, आइटम है, उनकी प्राइस कम हो रही होती। तो आजकल सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग सिर्फ लोग ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किसकी प्राइस अप होगी, डाउन होगी, उसके लिए ही यूज कर रहे हैं। लोगों को लगता है बस यही है सर्वतोभद्र चक्र का, सिर्फ यही यूज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सर्वतोभद्र चक्र हर एक चीज, महाविद्या, क्षेत्रपाल, भैरव, इन सब से रिलेटेड है। उससे भी ज्यादा
ये जितनी भी दिशाओं के देवता है उनसे रिलेटेड है। आप देवताओं के आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप महाविद्याओं के आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप क्षेत्रपालों के आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप योगिनियों के आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हो। नहीं सुना होगा ना ये सब चीजें आपने? जानता था मैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो तांत्रिक लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा सर्वतोभद्र चक्र को डिटेल में जानते हैं। उतना जो हाईएस्ट लेवल का जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन है सर्वतोभद्र चक्र के बारे में, वो आजकल के जो आप सिर्फ शेयर मार्केट फाइनेंशियल वगैरह के लिए जो सर्वतोभद्र चक्र को यूज करते हैं, उनसे आपको नहीं जानने को मिलेगा। सर्वतोभद्र चक्र में ये चार दिशा है। जैसे ये जो दिशा है ये नॉर्थ दिशा है, जहां पे धनिष्ठा से लेकर भरणी तक जो नक्षत्र है ये पूरे नॉर्थ दिशा में आते हैं। फिर ये जो दिशा है ये ईस्ट ईस्ट दिशा है। कृतिका नक्षत्र से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक पूरी ईस्ट दिशा आती है। फिर ये जो दिशा है वो साउथ दिशा है। मघा से लेकर विशाखा तक जो दिशा है वो साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। फिर ये वेस्ट डायरेक्शन है, जिसमें अनुराधा से लेकर श्रवणा नक्षत्र तक पूरा वेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। उसमें भी ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला भाग। फिर ये वाला जो भाग है वो हो गया साउथ ईस्ट। फिर ये वाला जो भाग है वो हो गया साउथ वेस्ट। फिर ये वाला जो भाग है वो हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसका वास्तु में भी बहुत बड़ा उपयोग है सर्वतोभद्र चक्र का। सर्वतोभद्र चक्र से जो वास्तु होता है ना, आप जो मार्केट का वास्तु है भूल जाओगे उसको, बिलीव में भूल जाओगे। मैंने जब खुद ये चीज सीखी थी ना, मैं दंग रह गया था कि बाप रे, अभी तक मैं कौन सा वास्तु सीख रहा था और रियलिटी में वास्तु क्या है। ये सीखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में वास्तु कितने हाई लेवल का है। जब आप ये जो डायरेक्शन दी है सर्वतोभद्र चक्र की, उसमें जो ट्रांजिट के प्लेनेट का जो इफेक्ट है, चाहे वो लाता के माध्यम से हो, चाहे वो पोजीशन के माध्यम से हो, चाहे वो वेदम के माध्यम से हो, इसके अलावा आपके खुद के कुंडली में, इसीलिए ये एस्ट्रो वास्तु है, आपकी खुद की कुंडली में सर्वतोभद्र चक्र में जिस दिशा में जो ग्रह बैठा है, उस दिशा में कुछ भी काम करने पर आपको स्पेसिफिकली आपको उसी ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये जो एस्ट्रो वास्तु है ना, आप केपी के एस्ट्रो वास्तु को भी भूल जाओगे। सर्वतोभद्र चक्र का जो एस्ट्रो वास्तु है वो इतना हाई लेवल का है कि जो केपी की जो हीट थियरी है उसका जो एस्ट्रो वास्तु है वो भी आप भूल जाओगे। क्योंकि मैंने तो पहले केपी की हीट थियरी सीखी थी एस्ट्रो वास्तु में, उसके बाद मैंने तो सर्वतोभद्र चक्र का जो वास्तु देखा, मैं दंग रह गया। केपी से भी आगे है। मैं केपी को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इसका जो वास्तु है वो केपी का जो एस्ट्रो वास्तु है उसको भी पीछे छोड़ देता है। ये इससे भी आगे बढ़ जाता है वास्तु एनालिसिस में। और इतना परफेक्ट इसका रिजल्ट है, आपको 2-3 दिन में ही वास्तु के रिजल्ट मिलने लगता है। अगर आप सर्वतोभद्र चक्र के आधार पे, आपकी जो खुद की पर्सनल कुंडली है सर्वतोभद्र चक्र की, उसमें जो दशा चल रही है, उनके उन दशाओं में जो ग्रह है उनके आधार पे अगर आप वास्तु करना स्टार्ट कर दोगे, आपको 2 से 3 दिन में इफेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वास्तु के चेंजेस के। बाकी जो दूसरे वास्तु है उसमें आपको बताया जाएगा कि कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे, फिर आपको इफेक्ट मिलना स्टार्ट होंगे। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र में ऐसा नहीं है, आपको 2-3 दिन में ही इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ज्योतिष में भी इनका इतना बड़ा ये दिशाओं का एस्पेक्ट है कि आपको यकीन नहीं होगा। इवन ये हमारे जितने भी महीने हैं वो भी सर्वतोभद्र चक्र के आधार पे। आपने सुना होगा जैसे ही सूर्य जो है वो अश्लेषा में आ जाता है या मघा में आ जाता है, तो वहां पे बोला जाता है कि सूर्य का दक्षिणायन स्टार्ट हो गया, सूर्य अभी दक्षिण में गमन कर रहा है, दक्षिणायन हो गया है। तो ये किस आधार पे है? ये सर्वतोभद्र चक्र के आधार पे है। क्यों? क्योंकि अश्लेषा मघा से ही अगर आप देखेंगे तो ये साउथ डायरेक्शन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब सूर्य यहाँ पे पूरा गोचर करते हैं, वो पूरा आप एस्पेक्ट देखेंगे कि वो दक्षिणायन का एस्पेक्ट। फिर जब तक उत्तरायण नहीं होता, यानी सूर्य यहाँ पे उत्तर दिशा में नॉर्थ वेस्ट पे आना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो पूरा दक्षिणायन माना जाता है। फिर ये जितने भी अक्षर है ना, उनका अपना अपना मीनिंग है। ये आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो सर्वतोभद्र चक्र पे सिखाई जाती है उसमें भी नहीं पता चलेगा। जैसे ये ख धातु जो है वो चिंता को दिखाता है, ग धातु जो है वो चेष्टा को दिखाता है। तो इन धातुओं में आपके नेटल के प्लैनेट्स का किस तरह से इंपैक्ट है वो दिखाएगा कि आपको किस तरह की चिंता होगी, आपकी चेष्टाएं यानी एफर्ट्स किस तरह के रहेंगे। हर एक अक्षर का अपना एक मीनिंग है। और आपकी स्पेसिफिक कुंडली में जो प्लेनेट जिस अक्षर को वेदम कर रहा होगा, जिस अक्षर को लात मार रहा होगा, जिस अक्षर में बैठा होगा, उसके हिसाब से ये आइडिया लग जाएगा कि आपका ये सारे अक्षर जो जो मीनिंग बता रहे हैं वो सारे कैरेक्टर या क्वालिटीज आपकी लाइफ में या आपके अंदर किस तरह से व्यक्त हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। तो राहु, चंद्र, सूर्य, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। राहु, चंद्र, सूर्य, केतु, ये जो 4 ग्रह है उनके तीनों दिशाओं में वेदम रहता है। यानी वो 3 दिशाओं में वेदम करते हैं, आगे अपने से राइट और अपने से लेफ्ट। और बाकी के जो ग्रह है जैसे शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
ये अपनी गति के अनुसार वेदम करते हैं। जिस ग्रह की गति न्यूट्रल होगी, हर ग्रह की अपनी अपनी गति फिक्स्ड है, जिस ग्रह की गति न्यूट्रल होगी वो सामने की ओर वेदम करता है, अपने सामने सिर्फ एक डायरेक्शन। जिस ग्रह की गति अपनी नॉर्मल गति से फास्ट होगी वो अपने से लेफ्ट डायरेक्शन में वेदम करेगा। जैसे अभी ट्रांजिट में शनि अपनी नॉर्मल गति से थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसलिए शनि का वेदम अभी सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट साइड हो रहा है। मंगल का वेदम भी लेफ्ट साइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी नॉर्मल गति से फास्ट चल रहे हैं। जिस प्लेनेट की गति अपने नॉर्मल गति से स्लो होगी वो सिर्फ राइट डायरेक्शन में वेदम करेगा, यानी राइट जो पूरा है, यानी मान लीजिए बुध जो है वो अभी स्लो चल रहा होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अपनी नॉर्मल गति से स्लो चल रहा होता, तो अभी जो बुध का वेदम होता वो यहाँ पर पूरा सिर्फ इस डायरेक्शन में होता, लौ पे होता, मेष राशि पे होता, फ्राइडे होता, फिर ये जया तिथि है, स्कॉर्पियो राशि है और 9 धातु है, फिर अनुराधा नक्षत्र। तो इतने जितने भी ये जो अक्षर राशि तिथि नक्षत्र ये जो वेदम कर रहा होता यहाँ पे बुध, अगर स्लो गति में होता तो राइट डायरेक्शन पे, उन सभी चीजों में करंटली बुद्ध का प्रभाव देखने को प्राप्त होता, और ये 100% होता। यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जहां पे ये नहीं बोला जाता कि हो सकता है, यहाँ पे यही बोला जाता है होगा ही होगा, क्योंकि ये फाइनल है, ये फाइनल एनालिसिस है। इसमें सारी चीजें शामिल है, इसमें सिर्फ आप कोई भाव तक सीमित नहीं हो, जैसे लाल किताब में आप सिर्फ भाव तक सीमित हो कि बस भाव है ना। फिर कितनी एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम है जिसमें भाव प्लस राशि इतने तक सीमित रहता है कि राशि देख लिया और भाव देख लिया, खत्म। फिर थोड़े और डिटेल में जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स है वो ज्यादातर जाएंगे नक्षत्र तक, कि भाव देखा, राशि देखी, फिर नक्षत्र देखा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन सभी से आगे चला जाता है, क्योंकि इसमें नक्षत्र भी देखते हैं, इसमें भाव भी देखते हैं, इसमें राशि भी देखते हैं, इसमें ये जो जितने भी अक्षर है जिनके हर एक अक्षर के अपने अपने मीनिंग है उसको भी देखते हैं। फिर ये जो क्रियाएं है, ऐ, अम, औ, ओ, इनको भी देखा जाता है, इसमें वार को देखा जाता है, इसमें तिथियों को देखा जाता है। तो यही रीजन है कि मैंने कहा था कि ये जो सिस्टम है वो अल्टीमेटली परिपूर्ण सिस्टम है, जिसमें सब कुछ, मतलब एस्ट्रोलॉजी की हर एक शाखा, एस्ट्रोलॉजी कहो, ज्योतिष कहो, ज्योतिष में जितनी भी चीजें पॉसिबल है ना, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी ही चीजें, उन सारी ही चीजों का एनालिसिस सर्वतोभद्र चक्र में आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं इसे सबसे सर्वोच्च सिस्टम मानता हूं प्रेडिक्शन के लिए। फिर ये नॉर्मल जो क्या कहते हैं, आपने यहाँ वहां जो यूट्यूब पे या कोर्स किए होंगे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आधार पे ही सर्वतोभद्र चक्र का वर्णन करते हैं, उनसे ये सब नहीं सुना होगा जो मैं अभी बताने चाह रहा हूँ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है जिसमें जो माँ काली है उनका एस्पेक्ट देखिए। ये जितने भी जो दशो दिशाएं है ना, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, ये दशो दिशाएं, सॉरी ये 8 दिशाएं हुई। फिर एक ऊपर आती है जो बीच में मानी जाती है पूर्णा तिथि, और एक नीचे आती है जो कि पूरे ये जो पूरा सर्वतोभद्र चक्र है उनके नीचे से पूरा गवर्न करती है। मतलब सर्वतोभद्र चक्र उस देवी के पूरे ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसे करके ये 8 दिशाएं हो गई। फिर एक दिशा जो है ये पूर्णा तिथि यानी ऊपर, सर्वतोभद्र चक्र का ऊपर वाला भाग, और सर्वतोभद्र चक्र का नीचे वाला जो जिसके ऊपर ये सर्वतोभद्र चक्र टिका है वो भी एक महाविद्या है जिसके ऊपर ये टिका है। तो हर एक दिशा की अपनी महाविद्या है। जैसे नॉर्थ की जो महाविद्या है वो माँ काली है, जो वेस्ट की महाविद्या है वो है माँ छिन्नमस्ता, जो साउथ ईस्ट, सॉरी जो ईस्ट की है वो है माँ छिन्नमस्ता, फिर ये जो साउथ ईस्ट की है वो है माँ बगलामुखी। तो ऐसे करके ये जितनी भी दिशाएं हैं सर्वतोभद्र चक्र की, हर दिशा को हर एक महाविद्या गवर्न करती है, और वो महाविद्या की जो क्वालिटीज है वो उस ग्रह में बहुत अंश तक पाई जाएगी जो ग्रह उस महाविद्या के स्थान पर बैठा है। जैसे मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ये जो केतु है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा है सर्वतोभद्र चक्र के, यानी या तो अश्लेषा में बैठा हो, या मघा में, या पूर्व फाल्गुनी, या पुष्यम, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो स्थान है वो बगलामुखी का स्थान है। अब केतु यहां पर बैठेगा तो केतु में एक तो केतु का जो नेचुरल कारकत्व है वो तो शामिल है ही, साथ में बगलामुखी माता की जो शक्ति है वो भी इस केतु में शामिल है। बगलामुखी माता की जो शक्ति है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, चीजों को रिफाइन करने की शक्ति है, क्योंकि अगर आप उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी पूरी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन पे जुड़ी हुई है, चीजों को रिफाइन करने पे जुड़ी हुई है। यही कारण है कि क्यों साउथ ईस्ट में किचन रखने को कहा जाता है। आपने सुना होगा नॉर्मल जो वास्तु वाले हैं वो बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में आप किचन रखो। क्यों? क्योंकि वो चीज जो किचन है जहां पे हम खाना बनाते हैं
वो हम खाने को रिफाइन कर रहे हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर साउथ ईस्ट आपका खराब होता है तो कहा जाता है कि आपका जो पेट है उसकी पाचन शक्ति भी खराब हो जाती है, क्योंकि पाचन शक्ति क्या करती है, खाने को रिफाइन करती है ना, खाने को सही तरीके से पचाती है। आप जो भी कुछ खाना खाते हो, अग्नि का काम यही है। इसीलिए ये अग्नि का स्थान है। साउथ ईस्ट वास्तु में भी अग्नि का ही स्थान माना जाता है इसको। मैंने बोला ना, पूरा वास्तु जो है वो एसबीसी से आपको समझ में आ जाएगा, सर्वतोभद्र चक्र से। साउथ ईस्ट का जो स्थान है ये अग्नि का है। अग्नि का काम है चीजों को ट्रांसफॉर्म करना। आप अग्नि में जो भी डालोगे उसका वो स्वरूप चेंज हो जाएगा। वो स्वरूप नहीं रहेगा अग्नि में डालने के बाद। आप किसी भी चीज को अग्नि में डालो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाएगा। आप जब खाना बनाते हो तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है ना। फिर आप जब खाना खा लेते हो तो आपके शरीर की जो अग्नि है वो उस खाने के स्वरूप को चेंज करती है, उसे रिफाइंड करती है। वो शरीर की अग्नि, पाचन शक्ति, जिसे जठर अग्नि भी बोला जाता है, वो पूरा आपने जो भी कुछ खाया है उसे ट्रांसफॉर्म करती है कि इतना जो खाना खाया है इसको वेस्ट में डालना है, इतना जो खाया है इसको अ, इस मसल में डालना है, इसको इस पार्ट में जाके ट्रांसफर करना है। ये सारा काम आपके शरीर की अग्नि करती है। अगर वो अग्नि खराब हो जाए तो आपका जो खाना है वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा, वो रिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये साउथ ईस्ट का जो स्थान है, इसलिए यहाँ पे किचन को बताया जाता है ये अग्नि का स्थान है, ये चीजों को रिफाइंड करता है। अगर साउथ ईस्ट खराब हो गया तो आपके शरीर की अग्नि खराब हो जाएगी, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। इसलिए साउथ ईस्ट जिस जिस का भी वास्तु में खराब होता है ना, आप देखना उन सभी लोगों को एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उनका खाना पचता नहीं है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बगलामुखी का स्थान है, और बगलामुखी शक्ति जो है यहाँ पर सभी महाविद्याओं को उनकी अलग अलग एनर्जी फोर्सेस के रूप में लिया गया है कि वो एनर्जी स्पेसिफिक फोर्सेस क्या करती है। तो बगलामुखी शक्ति का काम है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है, रिफाइंड करती है। अग्नि तत्व से उनका संबंध है। तो अब जो भी प्लेनेट, जो भी ग्रह इस स्थान में बैठा होगा आपकी कुंडली में, उस प्लेनेट का काम आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो जब भी उस प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा आएगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होगा और होगा ही, विदाउट एनी डाउट होगा। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे कि अरे ये तो इस हाउस में है, ये तो यहाँ पर है, ये तो वहां पर है, ये तो फर्स्ट हाउस है, ये तो फोर्थ हाउस है, अगर वो प्लेनेट सर्वतोभद्र चक्र में साउथ ईस्ट में है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, लाएगा और लाएगा ही, और जबरदस्ती लाएगा। आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी लाएगा। मान लो आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको भुगतना पड़ेगा, वो डेस्टाइंड है। ऐसा समझो वो प्रारब्ध वश है जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जब भी यहाँ पे जो आपकी नेटल कुंडली में जो प्लेनेट बैठा है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटीज है, उसके अंदर बगलामुखी की क्वालिटीज है। जब भी वो प्लेनेट आपकी कुंडली में, आपके जन्म नाड़ी में आ जाए या संपद नाड़ी में आ जाए, तो वो उस नाड़ी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में केतु जो है वो साउथ ईस्ट में बैठा है सर्वतोभद्र चक्र के अकॉर्डिंग। अब केतु ट्रांजिट में तो गोचर कर ही रहा है ना। ट्रांजिट में सारे प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, अलग अलग राशि, अलग अलग नक्षत्र में पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब भी केतु आपकी जन्म नाड़ी में आएगा ना, तो जन्म नाड़ी जो जो चीजें दिखाती है उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन फेस करना पड़ेगा। यानी जन्म नाड़ी दिखाती है आपका ओवरऑल कैरेक्टर, आपकी हेल्थ, आपकी थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें जन्म नाड़ी दिखाती है। तो जैसे ही जन्म नाड़ी में केतु आएगा, क्योंकि वो केतु आपकी कुंडली के लिए वो साउथ ईस्ट में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति लिए हुए है, इसलिए सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में जन्म नाड़ी में आने से केतु आपको ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देगा। मान लो केतु का ट्रांजिट आपकी संपद नाड़ी में हो रहा है, तो संपद नाड़ी जिस जिस चीजों को दिखाती है, संपद नाड़ी दिखाती है आपके एसेट्स को, आपके फाइनेंस को, आपकी जितनी जिस जिसको अभी आप संपदा बोलते हो ना, आपकी प्रॉपर्टी, घर, मकान, ये सब कुछ, गाड़ी वगैरह, ये सब कुछ संपदा है, आपके एसेट्स है। उन सब चीज, इवन आपका शरीर भी आपका एसेट है। तो जब भी केतु यहां पे आएगा तो आपके एसेट्स में ड्रास्टिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन देगा, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो वहां पे अष्टक वर्ग के पॉइंट्स बताएंगे, और भी ट्रांजिट की कुछ कुछ चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी स्पेसिफिकली। उससे हमें पता चलेगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये तो पक्का है, इसे तो कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन वो पॉजिटिवली होगा, यानी क्या आपकी संपदा इंक्रीज होगी, पॉजिटिव तरीके से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, या नेगेटिव तरीके से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ऐसे ही ये जितनी भी नाड़ियां है, जन्म, संपद, कर्म, फिर ये संघातिका, समुदाय, आधान, विनाश, मानस, देश, अभिषेक, केतु उन उन चीजों में जो जो नाड़ियां ये सब दिखाती है, उन उन नाड़ियों में केतु का ट्रांजिट
उन उन नाड़ियों के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा लाएगा और लाएगा। पॉजिटिव लाएगा, नेगेटिव लाएगा, वो अष्टक वर्ग के पॉइंट्स और कुछ और भी चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा या नेगेटिव, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा इतना पक्का है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। ऐसे ही जैसे कि मैंने बस एक एग्जांपल दिया महाविद्या का, ऐसे ही हर डायरेक्शन में हर एक महाविद्या के अपने अलग अलग क्वालिटीज है, गुण है, और जो जो प्लेनेट उस उन उन महाविद्या के स्थानों में बैठते हैं वो उन उन महाविद्याओं के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं, और उनकी महादशा अंतरदशा या ट्रांजिट में उन्हीं प्रकार के रिजल्ट्स हमें प्राप्त होने लगते हैं। बहुत गुड़ है, मतलब ये तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, आप ऐसा समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं बताया। इसमें क्षेत्रपालों से विचार होता है, योगिनियों से विचार होता है, भैरवों से विचार होता है, फिर अष्ट भैरव की जो अष्ट शक्तियां है, ये जो क्रियाएं है ना, ये जो क्रियाएं है, ये सब अष्ट भैरव और अष्ट शक्तियां है, जो 16 क्रियाएं मानी जाती है, 8 भैरव 8 शक्तियां, और उनके अपने अलग अलग क्वालिटीज और कैरेक्टर है, उनके आधार पे भी प्रेडिक्शंस होते हैं, और वो इतने एक्यूरेट होता है, इतने एक्यूरेट होता है कि कोई भी नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाएगा, ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं इतना एक्यूरेटली। फिर क्षेत्रपालों का विचार होता है, हर एक दिशा का अपना अपना क्षेत्रपाल है, उसमें जब ये लाता को ऐड कर दे हम, कि मान लो ये बगलामुखी का स्थान है, केतु यहां पर बैठा है, अब केतु की जो लाता है वो यहां पर पड़ रही है लात। देखो किसी भी ग्रह की लाता सबसे खतरनाक होती है, चाहे वो शुभ हो अशुभ, लाता इज वर्स्ट। सिर्फ उस टाइम पे वहां पे जो अष्टक वर्ग के पॉइंट्स होंगे वो आपको बचा पाएंगे थोड़ा बहुत, वरना लाता इतनी खतरनाक होती है, और वो भी ट्रांजिट में लाता आ जाए और जिंदगी एकदम खुशहाल थी, अचानक से पूरा ऐसा लगेगा ये नरक जैसा कैसे अनुभव होने लगा, वो सब लाता का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर एक बेसिक आपको प्रेडिक्शन का एक आइडिया दे देता हूँ, बेसिक है, इसको ऐसा मत समझना ये अल्टीमेट है, बहुत बेसिक है, इससे भी डीप चीजें इसमें सर्वतोभद्र चक्र में एनालिसिस में आती है। ये जैसे मैंने बताया, ये धूमावती माता का स्थान है, धूमावती माता, और केतु यहाँ पर बैठा है, अब केतु की लात यहाँ पर है, तो जब भी आपकी भरणी नक्षत्र की दशा आएगी तो उस टाइम पे, क्योंकि ये लाता है केतु की, यहाँ पर ये लाता है, ये ऊपर आप रेड कलर में देख रहे हो ना, रेड कलर में ये मंगल की भी लाता है यहाँ पर, क्योंकि मंगल अपने से थर्ड नक्षत्र में लाता मारता है, राहु केतु अपने से 9th नक्षत्र बैकवर्ड्स में लाता मारते हैं, मंगल अपने से 3 नक्षत्र फॉरवर्ड में लाता मारता है, चंद्रमा अपने से 22 नक्षत्र 22nd नक्षत्र बैकवर्ड में लाता मारता है, शनि अपने से 8 नक्षत्र आगे लाता मारता है, गुरु अपने से 6 नक्षत्र आगे लाता मारता है, तो ऐसे करके सबकी लाताएं फिक्स्ड है, ये मुहूर्त चिंतामणि वगैरह ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगी, ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथों में भी इन लाताओं का वर्णन प्राप्त होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा। तो जब इसकी भरणी की दशा आएगी ना, है ना, जब वीनस की दशा आएगी तो भी भरणी एक्टिव होगा कुछ पार्ट के लिए, क्योंकि वीनस की जो दशा है महादशा वो 3 भागों में डिवाइडेड है, जो वीनस के 3 ग्रह 3 नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी, फिर भरणी, फिर पूर्वाषाढ़ा, ये 3 भागों में डिवाइडेड है वीनस की महादशा। तो वीनस की महादशा में ये जब भरणी वाले नक्षत्र की दशा एक्टिव होगी तब उसको ये केतु का जो लात है ना उसका इफेक्ट उसकी लाइफ में होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा यार मैं तो वीनस की महादशा में हूँ, वीनस मेरा उच्च बैठा है, चौथे में बैठा है, ऐसा बैठा है, वैसा बैठा है, फिर अचानक से इतना भाई खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि यहाँ पे केतु की लाता है, इसलिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, कोई भी प्लेनेट की लाता में कभी कोई पॉजिटिव चीज नहीं होती, इतना याद रखना, ये रूल है सर्वतोभद्र चक्र का। तो इतना नेगेटिव तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वो झेलेगा इस दशा में, और वो सोचता रहेगा कि मेरा तो ट्रांसिट भी अच्छा चल रहा है, साढ़े साथी भी नहीं चल रही है, मेरा तो भाई वीनस भी उच्च का बैठा है, वीनस की महादशा चल रही है, चौथे में बैठा है, पहले में बैठा है, 10वें में बैठा है, किसी भी अच्छे घर में इतना बैठा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सर्वतोभद्र चक्र इज अल्टीमेट, मतलब आप, ये ऐसे प्रेडिक्शंस है जो कभी विफल नहीं होते जब आप सर्वतोभद्र चक्र के आधार पे प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये बस थोड़ा सा मैंने अंदाजा दिया कि सर्वतोभद्र चक्र किस लेवल तक का एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हर एक वेदम के अपने अपने रिजल्ट है, हर एक लाता के अपने अपने रिजल्ट है, हर ग्रह जिस भी महादिशा महाविद्या शक्ति के स्थान में बैठते हैं और लाता मारते हैं अपने एक अलग अलग स्पेसिफिक रिजल्ट है, हर एक ग्रह जिस क्षेत्रपाल के स्थान में या भैरव भैरवी के स्थान में बैठते हैं या वेदम करते हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक रिजल्ट है, हर एक ग्रह जिस जिस अक्षर में वेदम डालता है आपकी कुंडली में
क्रियाओं में, अक्षरों में, और उन अक्षरों का जो जो मतलब होता है उनका अपना अलग अलग एक प्रेडिक्शन है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो सर्वतोभद्र चक्र सिस्टम है, ये सभी सिस्टम का एक एसेंस है, आप ऐसा कह सकते हैं। सभी सिस्टमों में एक अल्टीमेट लेवल का सिस्टम। इसलिए मैं स्पेसिफिकली सर्वतोभद्र चक्र सिस्टम के आधार पे प्रेडिक्शंस करना ज्यादा प्रिफर करता हूँ। जब से मैंने ये सीखा है, जाना है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी प्रैक्टिकलिटी को एक्सपीरियंस किया है, मैं सबसे बड़ा फैन हो गया सर्वतोभद्र चक्र का। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपके नाम का अक्षर अगर किसी गलत अक्षर से हो गया, मान लो आपका नाम च से शुरू होता है और आपकी कुंडली में च पे केतु, राहु या शनि का वेदम है, अब वो जो नाम का अक्षर है वो आपके लिए बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है। उसी तरह अगर आपको आगे बढ़ना है फाइनेंशियल, तो जहां पे आपका शुक्र बैठा है, उस अक्षर के नाम से आपका नाम की स्पेलिंग स्टार्ट हो, तो अचानक से बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगी। अगर आप बिजनेस ग्रोथ चाहते हो, तो आपका बुद्ध जिस अक्षर में बैठा है, जिस अक्षर पे वेदम कर रहा है, उस अक्षर से आपके नाम की स्टार्टिंग होगी, तो आपका बिजनेस ग्रोथ अचानक से बहुत होने लगेगा। और ये जो सिस्टम है ना, वो ये जो नॉर्मल, ये जो नेम न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं, उनसे कई गुना हाई लेवल का सिस्टम है। इसमें आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, और वो भी तुरंत मिलते हैं, 1 महीने के अंदर मिलते हैं, नाम बदलने से, नाम स्पेलिंग बदलने से। ये ऐसे सिस्टम है। ये तो बस मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, उसमें ही इतना बड़ा वीडियो बन गया है। थोड़ा सा ये बस ओवरव्यू है, ये मैंने इतना डिटेल में अभी तक नहीं समझाया है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो इतना कुछ बता सकती है, इतना कुछ बता सकती है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरी ना 7.5 चल रही है, ना कुछ चल रहा है, फिर भी इतना खराब टाइम क्यों है? तो ये होती है हमारी विनाश नाड़ी। ये देखिए, हर कुंडली में प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने ग्रहों के अनुसार कोई ना कोई नाड़ी या नक्षत्र विनाश नाड़ी बनती है, जिसे विनाश नक्षत्र भी कह सकते हैं। अब इस नक्षत्र में मान लो राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया। अगर मंगल आपकी लाइफ, मतलब मंगल आपका दंडेश बन रहा है, या मंगल आपकी कुंडली के अनुसार खराब है, तो अगर मंगल भी विनाश नाड़ी में आ गया, तो आप जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स है वो तो मतलब ऊपर ऊपर से जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो तो देखेंगे भाई इसकी महादशा भी अच्छी चल रही है, इसकी अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, इसकी तो 7.5 भी नहीं चल रही है, इसकी राहु की महादशा भी नहीं चल रही है, इसकी शनि की महादशा या अंतरदशा भी नहीं चल रही है, ग्रह भी अच्छे बैठे हैं, ट्रांजिट भी अनुकूल है, तो इसको इतनी प्रॉब्लम अचानक से कैसे आ रही है? उसकी विनाश नाड़ी में राहु, केतु या शनि का ट्रांजिट चल रहा होगा, और इसका नाम ही है विनाश। ये नाड़ी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देती। अगर राहु, केतु, शनि आ जाए यहाँ पर, और अगर मंगल खराब हो तो मंगल भी यहाँ पे गोचर करे, मैंने कई ऐसे चार्ट में देखा है कि विनाश नाड़ी में मंगल आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें कोई ना कोई चोट लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल खराब है। मान लो मंगल उनका D3 का 8 हाउस का लॉर्ड है, या 8 हाउस में बैठा है, अब वो अपने आप खराब हो गया D3 में, अरे सॉरी, D3 में, क्योंकि 8 हाउस का लॉर्ड है ना, खाड़ेश है। जिसको डीप एस्ट्रोलॉजी पता होगी उन्हें पता होगा खाड़ेश क्या होता है। खतरनाक, सबसे खतरनाक ग्रह है वो, जो खाड़ेश होता है। जो आपके D3 का 8वें घर का लॉर्ड या 8वें घर में बैठा प्लेनेट है, वो आपका खाड़ेश है। मान लो मंगल आपकी कुंडली में खाड़ेश है, और वो आ गया आपकी विनाश नाड़ी में, आप देख रहे हो सारी चीजें बहुत अच्छी है, और जैसे ही मंगल विनाश नाड़ी में आया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं चला भाई ये कैसे हुआ। मैंने तो देखा था, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने तो देखा था मस्त महादशा अंतरदशा है, मस्त सब कुछ चल रहा है, एक्सीडेंट कैसे हो गया अचानक से? समझ ही नहीं आ रहा कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ भाव कुंडली, राशि कुंडली देख रहा हूँ, विनाश नाड़ी नहीं देखी ना आपने, क्योंकि आपकी गति नहीं है, आप नहीं जानते विनाश नाड़ी के बारे में। तो ये बस एक सैंपल एग्जांपल, एक इंट्रोडक्शन दिया कि आप सर्वतोभद्र चक्र से किस लेवल तक का प्रेडिक्शन कर सकते हो, किस लेवल तक की टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आप कर सकते हो। इसके और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैं इसमें जितना भी समझाऊं वो कम है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं समझा रहा। फिर भी मैंने बगलामुखी, धूमावती के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया है, ये और भी बहुत कुछ दिखाता है। और अगर तांत्रिक लेवल पे जाओगे तो ये और ऐसी चीजें दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसका जो तांत्रिक एस्पेक्ट है ना, मैंने बस थोड़ा थोड़ा बस टच दिया है, महाविद्या का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा टच दिया है। इसका तांत्रिक एस्पेक्ट उस लेवल पे जा सकता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, उस लेवल तक जा सकता है। तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हर तरह का कंसल्टेशन, डिविजनल चार्ट, सर्वतोभद्र चक्र, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, प्रश्न कुंडली वगैरह, इस हर तरह के कंसल्टेशन की आपको जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे ही जाएंगे, व्हाट्सएप ओपन करेंगे और मेरा कैटलॉग सेक्शन देखेंगे, तो कैटलॉग सेक्शन में, प्रोडक्ट्स कैटलॉग सेक्शन में आपको मेरी जितनी भी ये कंसल्टेशन सर्विसेज है, जो जो मैं करता हूँ, देता हूँ कंसल्टेशन, उसका आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने सर्वतोभद्र चक्र के बारे में। इसके और भी पार्ट्स आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।